नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जिसमें ना कोई नीति है ना कोई नियम। कोई भी किसी भी क्षण अपने साम दाम दंड भेद का उपयोग कर विजय पताका फहरा सकता है। जहां युद्ध ना सूर्योदय के साथ शुरू होती है, ना ही सूर्यास्त के साथ खत्म। इतिहास में भी भारतवर्ष का बिहार प्रांत अपने राजनीतिक सूचिका के लिए जाना जाता है, जिसका अमिट छाप देश की राजनीति पटल पर दिखती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद से सबको अक्सर चकित करते रहते हैं और कहीं ना कहीं एक किताब लिखते जाते हैं, जिस किताब का अनुसरण करते हुए कई विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष में अपने राजनीतिक पताखे को बुलंद करते हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार यूँ तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी उनकी पार्टी बन करके रह गई, लेकिन उसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बने। यह डेमोक्रेसी में ऐसा होता है और नियम के साथ ही ऐसा हुआ। गठबंधन की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, लेकिन अब बिहार में स्थिति बदल गई है। बिहार से बिगुल बच चुका है और इस बार पूरे देश को लेकर के रणनीति तय की जा रही है। नीतीश कुमार जी, जो बिहार में राजनीतिक चाणक्य के रूप से भी मशहूर हैं, वे अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वह होती है लोगों की, यानी कि लोगों के समर्थन की। क्योंकि लोकतंत्र के विषय में ही कहा जाता है कि यह जनता का है और जनता के द्वारा है। जनता के हितों को लेकर के ही लोकतंत्र में सरकार का गठन होता है। लेकिन जो अभी मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, उसमें जनता कहीं ना कहीं गौन हो गई है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने विकास के लिए और अपना प्रभाव जमाने के लिए पूरे देश भर के हिसाब से अब रणनीति तय करना शुरू कर दी है। ऐसे में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी अगर तीसरी नंबर की पार्टी के सदस्य होते हुए भी अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह बड़ी होगी। तो इन वजहों को तलाशने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक गणित बना लिया है। किस गणित की हम बात कर रहे हैं तो आगे आपको स्पष्ट होगा। हमने आपसे पहले ही कहा है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में गणित काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 से ही यह गणित स्पष्ट रूप से निकल करके सामने आता है। अगर आप 2020 के चुनाव को देखते हैं तो इसके बाद आपको चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो यह समझ आता है कि बिहार में राजद, जो लालू प्रसाद यादव जी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी जो पार्टी है राजद, वह पहले नंबर पर आई थी 75 सीटों के साथ और उनका वोट परसेंट भी जो है बिहार में काफ़ी अधिक था। इसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर बीजेपी आई थी 74 सीटों के साथ। लेकिन बिहार के पुराने जो मुख्यमंत्री थे, यानी कि 2020 के चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी जदयू विधानसभा चुनाव 2020 के बाद तीसरे नंबर पर आकर के अटक गई थी। बहुत सारे राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान भी किया गया। लेकिन अगर इस वोट परसेंटेज में भी देखें तो एक बार आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि आरजेडी जो है विधानसभा चुनाव 2020 के बाद आरजेडी के जितने विधायक जीत करके आए थे, इसके बावजूद उनका जो वोट परसेंट था वह सबसे अधिक था। यानी कि बिहार में जितने भी कुल वोट पड़े उसमें से आरजेडी का जो वोट का प्रतिशत था वह 23.11% वोट आरजेडी को मिले थे। वहीं बीजेपी का जो वोट फीसदी था वह 19.46% था। इसी के साथ जदयू की अगर बात करें, जिससे नीतीश कुमार जी आते हैं, उनका वोट जो है इस बार जनता ने उन्हें जो है 15.39% जनता ने उन पर विश्वास जताया था। इसके साथ ही और भी बिहार में कई दल थे जो इस बार चुनाव में शामिल हो रहे थे, जिसमें AIMMM जो ओवैसी जी की पार्टी वो प्रमुखता से आई थी। तो AIMMM का जो वोट फीसदी था वह 1.24% था। वहीं कांग्रेस की बात करें जो पूरे देश में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में जानी जाती है, तो बिहार में
कांग्रेस का जो वोट फीसदी था वह 09.48% आया था। इसके बाद बीएसपी की भी बात कर लेते हैं। दलित चेहरा को लेकर के और दलित की राजनीति करने वाली पार्टी बीएसपी 1.49% वोट के साथ जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उभरी थी। इसके बाद सीपीआई की बात करें, वाम दल ने अच्छा प्रदर्शन किया था इस बार, लेकिन सीपीआई 0.83% वोट जो है उन्हें मिले थे। इसके बाद माकपा की बात करें तो 0.65% वोट मिले थे। वहीं एलजेपी यूनाइट थी। 2020 के चुनाव के दौरान की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एलजेपी के खाते में 5.66% वोट आए थे। वहीं राकपा की बात करें तो 0.23% वोट आए थे। रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा उस समय प्रमुख थे, और रालोसपा, आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी 2020 के चुनाव के दौरान नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे, वे अलग थे। तो रालोसपा अलग से चुनाव फाइट कर रही थी और रालोसपा के हिस्से में 1.77% वोट आए थे। वहीं नोटा एक बड़ा फैक्टर है। ईवीएम में नोटा का भी बटन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, यानी कि जो भी पार्टी आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा बटन दबा सकते हैं। तो नोटा को भी 1.68% वोट मिले थे, जो कि कई पार्टियों के वोट से अधिक है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो इन 100% में इतनी पार्टियों का शेयर था। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो अब बिहार में स्थिति बदल चुकी है। नीतीश कुमार जी जो कि उस समय एनडीए के साथ जाकर के, यानी कि बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी और जदयू के साथ मिलकर के जो चुनाव लड़ रहे थे, वह नीतीश कुमार जी अब सत्ता में आने के बाद, अब बिहार में जब तख्ता पलट हुआ है, सत्ता में परिवर्तन हुआ है, तो उस समय अब स्थिति भी बदली है। और ऐसे में बिहार में मुख्यतः बीजेपी की अगर बात कर ले, इसके बाद लोजपा में हम दोनों विंग की जोड़ करके इकट्ठे तौर पे बात कर लेते हैं। बीएसपी की बात कर ले और ओवैसी जी की पार्टी एआईएमएमएम की बात कर लें, तो उन तमाम लोगों को, इन 4 लोगों को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो बिहार में अभी जो मौजूदा सरकार है उनकी बिहार में स्थिति अच्छी है। और डिस्टिंक्शन मार्क जो होता है 75% का जो आंकड़ा होता है उससे पार है कहीं ना कहीं। और इसी को लेकर के अब जो है बिहार में रणनीति बनी शुरू हो गई है। बिहार से इसलिए भी रणनीति शुरू हो गई है क्योंकि 40 लोकसभा सीट बिहार के अंतर्गत आते हैं। तैयारी 2024 की है। नीतीश कुमार जी एक वोट बैंक की राजनीति भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब पूरे देश की यात्रा पर निकल चुके हैं। दिल्ली निकले हैं, दिल्ली में जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कितने सफल होंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि जब 40 सीट बिहार के अंदर आते हैं लोकसभा सीट का, तो ऐसे में 39 सीट पिछली बार जब एनडीए में नीतीश कुमार जी थे, उस समय जब 2019 में चुनाव हुआ था तो उस समय एनडीए बिहार में 39 सीट जीत करके आई थी। और ऐसे में अब दावा ये हो रहा है कि अब जब हमारे पास 75% यानी कि बिहार के जितने भी वोटर हैं उनमें से 75% जो वोट बैंक विधानसभा चुनाव के बाद का आंकड़ा है वो उनके साथ है, यानी कि जदयू और जदयू के साथ जो सत्तासीन पार्टी है अभी बिहार में, उनके साथ अगर इतने लोगों का समर्थन प्राप्त है तो 40 का 40 सीट तो बिहार में जीत कर आएंगे ही, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। इस गणित को लेकर के बिहार में रणनीति बननी शुरू हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार जी, अभी आपने देखा होगा कि बिहार में किस प्रकार से साउथ के नेता भी आए थे और उन्होंने भी अपनी बात कही थी, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के जाने लगे थे। तो रुकते हुए उन्होंने कहा था कि हम लोग राउंड टेबल पर बैठ करके बातचीत करेंगे। यानी कि राह आसान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अगर बिहार में गणित जोड़ा है तो नीतीश कुमार जी को सीधे तौर पर दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव में जितने भी वोटर उनके साथ थे, यानी कि अब जितने भी दल हैं और सभी दलों को जितना वोट परसेंट मिला था, अगर उस वोट परसेंट को भी जोड़ लेते हैं तो 75% से अधिक वोट उनके साथ खड़ा दिखता है। तो बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि बीजेपी का सुफरा साफ कर देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन सीटें बहुत है। बहरहाल अगर बिहार में ऐसा हो भी जाता है तो भी बड़ी चुनौती है, स्पष्ट कुछ भी नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी कोशिश करना शुरू ही किए हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में पोस्टर भी लगना शुरू हो गया है, जदयू ने पोस्टर भी लगाना शुरू कर दिया है। इस कुरुक्षेत्र में बहुत सारे अभी साम दाम दंड भेद बाकी हैं। कई ऐसे छोटे छोटे दलों हैं जिनको साथ लाना ज़रूरी है। लेकिन एक और बात यही है कि सभी अपने अपने
प्रांत के एक बड़े शासक के रूप में हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आना स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, नीतीश कुमार जी किस युक्ति से उन तमाम लोगों को साथ लाने में सफल हो पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कुरुक्षेत्र पर नज़र बनाए रखिए, कुरुक्षेत्र में कब किधर कौन सा इक्का बैठेगा और कब किसका विजय पताखा लड़ जाएगा, यह कुछ भी कहना असंभव होता है। लेकिन आप जागृत रहिए, क्योंकि इस कुरुक्षेत्र में सूर्य उदय के साथ युद्ध शुरू नहीं होता है और न ही सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम लग जाता है। किसी भी क्षण शंखनाद हो सकता है, किसी भी क्षण बिगुल बज सकता है और किसी भी क्षण विजय पताका लहराया जा सकता है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, हमारे आने वाले कार्यक्रमों का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।